साजिश मेड इन चाइना। जी हां, दिल्ली से लेकर कश्मीर और कश्मीर से लेकर काठमांडू तक चीन भारत के खिलाफ साजिश में इस वक्त व्यस्त है। आज हम आपको दिखाएंगे दरअसल कश्मीर साजिश के 3 फ्रंट, दिखाएंगे कैसे पाकिस्तान चीन से जिहादी सामान की शॉपिंग कर रहा है, दिल्ली में गिरफ्तार चीनी नागरिक चार्ली पेंग क्या क्या साजिशें रच रहा है और चीन के बहकावे में आने के बाद नेपाल के होश कैसे ठिकाने आए। हम इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर गिरी चीनी छत भी आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखना है। जिहादी शॉपिंग में तीसरे नंबर पर है हाई एल्टीट्यूड सामान। मकसद साफ है कि आने वाले दिनों में बर्फीले पहाड़ों से हाई एल्टीट्यूड सामान और ड्रेस पहनाकर आतंकी भेजे जा सकें, जिससे एलओसी पर भी एक फ्रंट खुला रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की जिहादी शॉपिंग की लिस्ट में चौथे नंबर पर है हाई एल्टीट्यूड ड्रेस। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान चीन की एक कंपनी से 15 प्रकार के ये हाई एल्टीट्यूड ड्रेस खरीदने जा रहा है। इनमें शामिल हैं हाई एल्टीट्यूड गॉगल्स, हार्नेट सीट, वार्म कैप, डाउन शूट, हाई एल्टीट्यूड ग्लव्स, लेदर ग्लव्स, हाई एल्टीट्यूड ड्रिंकिंग वाटर बॉटल, बीकन एवलॉन्च, फोल्डेड लेदर, वायर कटर, फेस प्रोटेक्टर, ग्लेशियर टोपी, पार्का जैकेट और पुली। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक चीन पाकिस्तान से 80,000 राउंड स्टील बुलेट खरीद रहा है। ये स्टील बुलेट बेहद खतरनाक होती है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान कई बार जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के जरिए कर चुका है। पाकिस्तान और चीन का लगातार डर्टी गेम प्लान चल रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर में चीन से पाकिस्तान जिहादी शॉपिंग करने में जुटा हुआ है। इसका मकसद ये है कि आतंकियों की घुसपैठ कराना। सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि पाकिस्तान चीन से हाई एल्टीट्यूड ड्रेस के अलावा ऐसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीद रहा है जिसका इस्तेमाल आतंकियों की घुसपैठ के समय किया जा सकता है। साथ ही रडार सिस्टम भी खरीदने की कोशिश की जा रही है, जिसका साफ मकसद है कि भारत के अंदर की जासूसी करके ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में भेजना। पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इनके सभी प्लान को डिकोड कर लिया है और उसके हिसाब से तैयारी कर चुकी हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने भारी संख्या में SH-15 हॉवियर तोप का सौदा भी चाइना नॉर्दर्न इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के साथ किया है। रिपोर्ट से ये भी खुलासा हुआ है कि चीन नवंबर-दिसंबर 2020 तक पाकिस्तान को हथियारों से लैस ड्रोन CH-4 ड्रोन सौंप देगा।
CH-4 ड्रोन से सीमा पर जासूसी का बड़ा प्लान पाकिस्तान ने तैयार किया है। इसे कहते हैं पाकिस्तान है कि मानता नहीं। हर साजिश में मुंह की खाने के बाद भी भारत के खिलाफ वो साजिशों के जाल बुनने से बाज नहीं आता। भारत से गलवान में मार खाया चीन उसकी साजिशों को हवा देने में आगे आगे है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। अब हम आपको चीन के चार्ली पेंग की साजिश दिखाते हैं। दरअसल हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में ये पकड़ा गया है और इससे कई सारे ऐसे दस्तावेज और सबूत बरामद हुए हैं जिससे इसकी जासूसी का पता चलता है। जब भारतीय फौज गलवान में चीनी सैनिकों की साजिशों को नाकाम कर रही थी तो देश की राजधानी में एक चीनी दूसरी साजिशों को अंजाम देने में लगा था। यह है चार्ली पेंग उर्फ लुओ सांग। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में इसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पूछताछ में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है कि चार्ली पेंग सिर्फ हवाला कारोबारी नहीं है, बल्कि वो चीन सरकार का एक बड़ा और खतरनाक मोहरा है। चार्ली पेंग बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के बारे में जानकारियां जुटा रहा था। चार्ली पेंग 24 घंटे मजनू के टीला पर नजर रखता था। मजनू का टीला में रहने वाले लामाओं को पैसे देकर चार्ली पेंग दलाई लामा के बारे में सूचनाएं जुटाता था। लुओ सांग के दफ्तर में काम करने वाले ऑफिस एम्प्लॉइज ने बताया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इस तरह से पैसे तैयार किए जाते थे पैकेट में, ताकि दलाई लामा के एसोसिएट्स को दिए जाएं ताकि वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन दें। क्यों चाहिए थे लुओ सांग को ये इंफॉर्मेशन और किसको देनी थी, ये अपने आप में जांच का अब विषय है। जासूसी का जाल बहुत तरीके से बुना गया है। इसके लिए लंबी प्लानिंग की गई, अच्छा खासा समय लिया गया। लुओ सांग अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत आया। लुओ सांग ने मणिपुर की लड़की से शादी करके भारतीय पासपोर्ट हासिल किया। लुओ सांग ने एक के बाद एक कई फर्जी पासपोर्ट और फर्जी आधार कार्ड बनाए। मनी एक्सचेंज के कारोबार के नाम पर जासूसी और हवाला का कारोबार करता गया। लुओ सांग के खिलाफ पहले भी पासपोर्ट एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। अब एक बार फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग के खिलाफ पासपोर्ट एक्ट के तहत केस दर्ज करेगी। लेकिन जिस तरह के खुलासे लुओ सांग ने किए हैं वो बताता है कि जासूसी का ये जाल कितना गहरा बुना हुआ था, जिसके रेशे रेशे में चीन की भयानक साजिश है। आयकर विभाग ने चार्ली के हवाला कारोबार के काले धंधे को डिकोड करना शुरू कर दिया है। शुरुआती जांच में मालूम चला है कि लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग ने दिल्ली के सीए की मदद से 40 बैंक खाते खोले। चार्ली पेंग के अब तक 300 करोड़ के हवाला कारोबार का खुलासा हुआ है। चार्ली ने असल में चीनी शेल कंपनियां बनाई। बड़ी चीनी कंपनियों के जरिए इन शेल कंपनियों को फर्जी खरीद के ऑर्डर जारी किए जाते थे। इसके बाद शेल कंपनियां बोगस बिल जारी करती थीं। इस तरह फर्जी बिक्री दिखाकर पैसा आता था और हवाला कारोबार के जरिए इधर से उधर होता था। बड़ी बात यह भी है कि हवाला कारोबार के लिए सारी बातचीत चीनी ऐप वीचैट के जरिए होती थी। इस काले कारोबार में दिल्ली का एक सीए चार्ली का मददगार था। लुओ सांग क्या करने वाला था और लुओ सांग को लेकर चीन के इरादे क्या थे, ये परतें खुलने में अभी समय लगेगा। मगर इतना जरूर है कि जांच एजेंसियों की गिरफ्त वक्त रहते चार्ली की गर्दन पर कस गई। दिल्ली से अरविंद ओझा और कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। और हमने देखा है किस तरीके से चीन के इशारे में नेपाल पिछले कुछ दिन से भारत के खिलाफ आग उगल रहा था, लेकिन भारत ने ऐसी सख्ती दिखाई कि नेपाल के होश ठिकाने आ गए। भारत के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने करीब 4 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। चीन की चाल फेल हो गई, उसके इरादे पर पानी फिर गया। उसकी साजिश का नेपाल ने पलीता लगा दिया। पूर्वी लद्दाख में सरहद पर मार खाने के बाद भी ड्रैगन नहीं सुधरा तो हमारे पड़ोसियों को भड़काने लगा। नेपाल के कंधे पर बंदूक रखकर फायरिंग की
लेकिन मिसफायर हो गया। सीमा विवाद के बाद पहली बार नेपाली पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। नेपाल भारत के बीच द्विपक्षीय बातचीत में आर्थिक और विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा हुई। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। फोन की घंटी ऐसे समय में बजी जब कुछ हफ्तों में नेपाल ने रिश्तों की मर्यादा तोड़ने वाले फैसले लिए। चीन के हाथों का खिलौना बनकर नेपाल के पीएम ओली ने उकसाने वाले बयान दिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नेपाल के पीएम ने किसी रणनीति के तहत पीएम मोदी को फोन किया? क्या भारत को बातचीत में फंसाकर चीन के प्रोजेक्ट को रखना चाहते हैं जारी, या फिर ओली को यह बात समझ में आ गई कि भारत के साथ रोटी बेटी के रिश्ते का धागा तोड़ना ठीक नहीं? नेपाल के पीएम ओली जब घर में घिरे तो उन्होंने भारत के साथ विवादों की गठरी खोल दी। चीन ने इस मौके को भुनाया, भारत के खिलाफ ओली का कान फूका। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख दर्रे को उत्तराखंड के धारचूला से जोड़ने वाली रणनीतिक सड़क का उद्घाटन किया तो ओली बिलबिला उठे। इसके बाद नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपना इलाका बताते हुए नया नक्शा जारी कर दिया। जून में नेपाल की संसद ने इस राजनीतिक नक्शे को मंजूरी भी दे दी। बिना आधार के नेपाल ने अपनी सीमा के विस्तार को नक्शे के जरिए दिखाया। हालांकि भारत ने कड़ा ऐतराज जताया और चीन का बिना नाम लिए हुए कहा कि नेपाल दूसरे के कहने पर ऐसा कर रहा है। ओली का जब इतने से मन नहीं भरा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर विवादित बयान दे दिया। नेपाल के पीएम ओपी शर्मा ओली ने दावा किया कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। उन्होंने कहा कि हम लोग आज तक इस भ्रम में हैं कि सीता का विवाह जिस राम से हुआ है वो भारतीय हैं। वो भारतीय नहीं बल्कि नेपाली ही हैं। हालांकि इस विवादित बयान पर ओली के खिलाफ भारत में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। साथ ही ओली के खिलाफ नेपाल में भी लोगों ने आवाज बुलंद की। देखिए, दोनों मंत्रालयों ने क्लेरिफिकेशन दे दिया है। इसमें जो है ज्यादा मत भिन्नता करने की, इसको जो है ज्यादा क्या कहते हैं, इसमें मत भिन्नता है कहने की जरूरत ही नहीं है। राम को हम मानते हैं, अयोध्या को हम मानते हैं, बुद्ध का जन्म में लुम्बिनी है उसको भारत मानता है। इसमें कोई शक नहीं कहा है। जहाँ तक दोनों देशों के बीच बुद्ध और राम का के बारे में सहयोग है, बुद्ध सर्किट की बात है, राम सर्किट की बात है, तो सहयोग की बात है। उसके बाद बुद्ध को भी राम को भी दोनों देश मानते हैं, दोनों देश श्रद्धा करते हैं। तो दोनों देश को जोड़ने की ये चीजें है। इसमें दोनों देशों को दूर रखने की, लेने की ये चीज ये नहीं है। ये तो दोनों देशों को नजदीक लाने की चीजें है जी। चीन की शय पर ओली एक के बाद एक गलती करते चले गए, लेकिन अपनी ही नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में भी ओली अलग थलग पड़ने लगे। उनकी पीएम की कुर्सी पर तलवार लटकने लगी। खबर आई कि चीन ने पर्दे के पीछे ओली को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। फिलहाल ओली की कुर्सी तो बच गई, लेकिन बड़बोले ओली को यह तय करना होगा कि नेपाल का भविष्य भारत के साथ साथ चलने में है, न कि चीन के साथ, जिसकी विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया त्रस्त है। गीता मोहन, दिल्ली, आज तक।